एंडोक्राइन सिस्टम में। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब क्या है। एंडो का मीन्स क्या है, अंतःस्रावी, यानी कि देखो अंतःस्रावी तंत्र कौन बनाएंगी, कुछ ग्लैंड्स बनाएगी, कुछ ग्रंथियां बनाएंगी। यानी हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो ग्लैंड्स की बात करने वाले हैं, और ग्लैंड्स को हम क्या कह देते हैं, ग्रंथियां कह देते हैं। ग्लैंड्स को आप क्या कह देंगे, ग्रंथियां कह देंगे। अब देखो आप सबने देखा था कि हमारी जो ग्लैंड्स है, हमने पढ़ा है पीछे कि हमारी जो ग्लैंड्स है ये ग्लैंड्स कितने प्रकार की होती है, ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होगी। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की हमने बात की थी, एक बार रिवाइज कर रही हूं। और दूसरे नंबर पे यदि हमने बात की थी तो वो हमने बात की थी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। पहले किसके बारे में पढ़ा था, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और इसके साथ में हमने क्या पढ़ा था, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले देखो इस एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर, ठीक है, और इस एंडो का मीन्स क्या होता है, अंदर। इतनी बात हमें पता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि। हम इसको हिंदी में कह सकते हैं बहिस्रावी ग्रंथि, यानी वे ग्रंथियां जो अपना स्राव बाहर छोड़ती है उसे हम क्या कहेंगे, एक्सोक्राइन। अब बाहर का मतलब ये भी हो सकता है कि बॉडी के ऑर्गन्स के पास, और ये भी हो सकता है कि बॉडी के बाहर। जैसे हमारी टीयर्स है, आंसू है, तो टीयर ग्लैंड कैसी है, बहिस्रावी, लेकिन जो टीयर्स है वो बॉडी से बाहर निकल रहे हैं। जैसे हमारी स्वेट ग्लैंड्स है, पसीना ग्रंथियां हैं, तो पसीना ग्रंथियां भी कैसी है, एक्सोक्राइन है, पसीना भी बाहर निकल रहा है। लेकिन कुछ एक ग्लैंड्स है जैसे लीवर है, पैनक्रियाज है, ये ग्रंथियां हैं, लेकिन इनका जो सिक्रेशन है वो बॉडी के अंदर ही है। तो अगर हम यहाँ एंडोक्राइन ग्लैंड को हिंदी में बात करें तो इसे ही हम क्या कह देते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां। यानी कि जब अंतःस्रावी ग्रंथियां एक साथ जुड़ जाती है तो ये जुड़कर किसका निर्माण कर लेती है, एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र का ये निर्माण कर लेती है। क्लियर है इतना। सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां मिलकर किसका निर्माण करेगी, एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र का ये निर्माण कर लेती है। इसके बाद में देखो कि ये जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, सबसे पहले देखो एक सवाल बनता है यहां से, वो बनेगा ट्यूब से, और हम ट्यूब को हिंदी में क्या कह देते हैं, नलिका या फिर नली के नाम से जानते हैं। देखो जितनी भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, इन ग्लैंड्स को अपना सिक्रेशन बाहर छोड़ने के लिए ट्यूब की जरूरत पड़ती है, और ट्यूब को आप क्या कह सकते हैं, नलिका कह सकते हैं, कि जब तक ट्यूब नहीं होगी तब तक इन ग्लैंड्स का सिक्रेशन बाहर की तरफ नहीं हो सकता। मतलब क्या है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या बनाती है, हम सबको पता है, एंजाइम्स बनाती है। जितने भी जो एंजाइम्स बनते हैं वो सारे कौन बना रही होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बना रही होती है। तो ये जो सिक्रेशन इनका एंजाइम है, ये सिक्रेट करने के लिए इनको ट्यूब या फिर किसकी जरूरत पड़ती है, नलिका की जरूरत पड़ती है। मतलब आप एक्सोक्राइन ग्लैंड को नलिका युक्त ग्लैंड भी कह सकते हैं, नलिका युक्त, ट्यूब वाली ग्लैंड्स। तो सवाल बन जाता है कि निम्न में से कौन सी ऐसी ग्रंथि है, ग्लैंड है, जिसमें नलिका उपस्थित होती है। हो सकता है आपको 3 ऑप्शन अंतःस्रावी के मिल जाए, जैसे पीयूष मिल जाए, हाइपोथैलेमस मिल सकता है, थायराइड मिल सकता है, और अंतःस्रावी कौन सी है। और पता कैसे लगेगा, आपको सारी ग्रंथियां याद होनी चाहिए कि बहिस्रावी कौन सी है और अंतःस्रावी कौन सी है। इन सब चीजों से हमें पता लग जाएगा। अब हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ये ग्रंथि क्या करती है कि जो स्राव छोड़ती है, उस स्राव को हम किस नाम से जानते हैं, हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। हम सबको पता है, बहुत बार पढ़ा है, हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि कभी भी आपने ऐसा सुना है कि मेरी बॉडी से हार्मोन निकल रहा है, सुना है क्या, कभी नहीं सुना ऐसा। तो हार्मोन्स क्या होता है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो हमारी बॉडी में बहुत सी अभिक्रियाओं को स्टिमुलेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये एक प्रकार के ऐसे केमिकल पदार्थ होते हैं, और इनको क्या होता है कि ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ये सीधी कहाँ छोड़ देती है, ब्लड में छोड़ सकती है, सीधा रक्त में छोड़ सकती है। इनको छोड़ने के लिए ट्यूब की आवश्यकता
नहीं होती। क्लियर है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को अपना सिक्रेशन एंजाइम छोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ट्यूब की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इसे हम नलिका युक्त ग्रंथियों के नाम से भी जानते हैं। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन होता है, जो स्रावित पदार्थ होता है, वो क्या होता है? हॉर्मोन्स होते हैं। और हॉर्मोन्स को जब ये सिक्रेट करती है तो सीधा कहां छोड़ती है? रक्त में छोड़ती है, ब्लड में छोड़ती है। इसीलिए इनको ट्यूब की आवश्यकता नहीं होती। तो हम अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या बोल सकते हैं? ट्यूबलेस, यानी कि नलिका विहीन ग्रंथियों के नाम से भी इनको जाना जा सकता है। शेयर तो कर रहे हो वीडियो को, ताकि पता चल जाए सबको। तो यहां से एक चीज समझ में आ गई कि एंडोक्राइन सिस्टम को बनाने के लिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जरूरत पड़ती है। और इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम नलिका विहीन ग्रंथियों के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि इनका जो सिक्रेशन होता है वो हॉर्मोन्स होता है। और हॉर्मोन्स को सिक्रेट करने के लिए कभी भी ट्यूब की जरूरत नहीं पड़ती। वो सीधा अपना सिक्रेट किस में छोड़ सकती है? ब्लड में भी छोड़ सकती है। शायद क्लियर होगा। अब देखो यहां पे हमें सबसे पहले किसको पढ़ना पड़ेगा? इस एक्सोक्राइन वाले भाग को पढ़ना पड़ेगा। कमेंट्स पे थोड़ा कम ध्यान देना, बेसिक अपने अभी शुरू किया है, इसलिए थोड़ा इधर ही ध्यान दे लेना एक बार। मैं देख लूंगी सबके एक साथ ही, ये मत बोलना मैडम इग्नोर कर रही है। बेसिकली अब एक बार हमारा चैप्टर रनिंग में आ जाए, उसके बाद हम देख लेंगे। तो देखो, यदि मैं यहां एक बार इस एंडोक्राइन को छोड़कर यहां पे यदि मैं बात करती हूं एक्सोक्राइन की, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को हम क्या कह रहे हैं यहां पे? बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि के नाम से जाना जा रहा है। क्या कह रहे हैं हम? बहिस्रावी ग्रंथि कह रहे हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कह रहे हैं। अब हमारी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, सबसे पहला सवाल बनता है इनकी संख्या से कि कितनी संख्या में हमारे शरीर में बहिस्रावी ग्रंथि पाई जाती है। सबसे पहले बहिस्रावी ग्रंथि देखो जूस भी सिक्रेट कर सकती है, और जूस यानी रस बोलते हैं हम जूस को, और उसके साथ में एंजाइम भी ये क्या करती है? सिक्रेट करती है। अब आप ये बोलोगे कि मैडम एंजाइम तो जूस में ही पाए जाते हैं, तो आपने अलग क्यों लिखा है? कारण देखना, इसका अलग लिखने का कारण क्या है। देखो, कुछ ग्रंथियां ऐसी होती है जो जूस तो सिक्रेट करती है, लेकिन उसमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते, लेकिन फिर भी आप उनको बहिस्रावी ग्रंथि कह रहे हो, तो ये चीज पढ़ना हमें जरूरी है। ठीक है, कौन सी ग्रंथि है? जैसे आपने लीवर सुना है, यकृत के बारे में हमने देखा था कि इस यकृत में क्या बन रहा था? बाइल जूस बन रहा था। और बाइल जूस को आप क्या कह रहे थे? पित्तरस कह रहे थे। वहां पे हमने नोट लगा के एक चीज लिखी थी, एक पॉइंट लिखा था कि पित्तरस एकमात्र ऐसा रस होता है जिसमें कोई एंजाइम देखने को नहीं मिलता। वहां पे हमने एक भी एंजाइम का नाम नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बाइल जूस में पित्तरस में एंजाइम पाए ही नहीं जाते। तो फिर आप यकृत को बहिस्रावी ग्रंथि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर एंजाइम नहीं है तो वो कम से कम जूस तो सिक्रेट कर रही है, तो आप उसे क्या बोल रहे हैं? बहिस्रावी। यानी 2 पॉइंट्स आप क्लियर करके रखेंगे कि बहिस्रावी ग्रंथि जूस सिक्रेट कर सकती है या फिर एंजाइम सिक्रेट कर सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि वो जो जूस सिक्रेट कर रही है उसमें एंजाइम की उपस्थिति होना जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल जैसे हमने देख ही लिया कि जैसे मान लो कि हमें एग्जाम्पल का पता नहीं होता तो हम चीजों को क्लियर नहीं कर पाते, बट हमने देख लिया कि लीवर में जो बाइल जूस बनता है उसमें तो एंजाइम ही नहीं होते, फिर भी हम यकृत को बहिस्रावी ग्रंथि कह रहे। तो ये चीज क्लियर कर लेना यहां से। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक पॉइंट बोला था कि बहिस्रावी ग्रंथि अपने स्राव को बॉडी से बाहर भी सिक्रेट कर रही है और बॉडी के अंदर भी सिक्रेट कर सकती है। एग्जाम्पल मैंने बताया, ये पसीना ग्रंथियां हैं, पसीने को बाहर सिक्रेट कर रही है। क्या पसीने में एंजाइम नहीं होते? होते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है पसीने में। जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस जो हमारी बॉडी पे होते हैं, कीटाणु, उनको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। जैसे हमारे टीएस है, हमारे जो आंसू निकल रहे हैं वो बॉडी से बाहर ही तो निकल रहे हैं, वो एक जूस ही तो है, एक रस्सी तो है। जो अश्रु ग्रंथियां बना रही है वो भी कैसी है? बहिस्रावी है। अब देखो, मैं यहाँ पे बात कर रही थी इनकी संख्या की कि बहिस्रावी ग्रंथियों की जो संख्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की जो संख्या है, नंबर है, वो कितना होना चाहिए।
तो देखो आपको कई बुक्स में यहाँ देखने को मिलेगा 6, मोस्टली आपको 6 ही देखने को मिलेगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अवेयर रहना पहले से, कई बार आपको ऑप्शन में 6 ना मिलके आपको 7 भी मिल सकता है कि ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में 6 या फिर 7 संख्या में क्या पाई जाती है, बहिस्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स उपस्थित होती है। उनमें से कुछ ग्रंथियां अपने स्राव को बॉडी से बाहर छोड़ती है और कुछ ग्रंथियां अपने स्राव को बॉडी के अंदर, अपनी खुद की हमारी बॉडी के अंदर ही सिक्रेट करती है, जिसमें क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि बाइल जूस में एंजाइम नहीं है तो लीवर अपना रस बाहर छोड़ेगी बॉडी से बाहर, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो अब देखो कि ये हमने लिख लिया कि जो बहिस्रावी ग्रंथि है उनकी संख्या, पहला सवाल ही बन गया यहां से कि बहिस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 6 हो सकती है, या फिर हम कितने की बात करेंगे, 7 की। हम पूरे 7 के नाम लिख लेंगे और उनके लोकेशन, स्थिति बहुत बार पूछी गई है, जैसे पूछ लिया गया कि लैक्रीमल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो उनकी लोकेशन, स्थिति भी आपको पता होना चाहिए, कम से कम हमारी बॉडी का तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर कैसे क्या चल रही है। तो देखो एक बार अगर हम इनका नाम लिखना चाहे कि कौन कौन सी ग्रंथि है जिन्हें अपन बहिस्रावी ग्रंथि कह सकते हैं, क्योंकि याद रहेगा तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले मैं एक नाम लिख रही हूं, फर्स्ट ग्रंथि, जिसे हम टीयर ग्लैंड कहते हैं, TEAR, टीयर ग्लैंड। और टीयर ग्लैंड को आप हिंदी में क्या कह सकते हैं, अश्रु ग्रंथि। टीयर ग्लैंड को आप अश्रु ग्रंथि कह सकते हैं, या फिर इस टीयर ग्लैंड का बायोलॉजिकल नाम होता है लैक्रीमल ग्लैंड। क्या नाम होता है, लैक्रीमल ग्लैंड इसका नाम होता है। पहली बहिस्रावी ग्रंथि टीयर ग्लैंड, अश्रु ग्रंथि, या फिर इसको हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, लैक्रीमल ग्लैंड के नाम से भी जान सकते हैं। आप सबको पता है कि यदि इसकी लोकेशन आपसे पूछी जाए कि अश्रु ग्रंथि की स्थिति कहाँ है, कहाँ पाई जाती है अश्रु ग्रंथि, तो इसकी लोकेशन हम बता देंगे, हमारी आईज में। हमारी जो आंखें हैं, आंखों के पास वाले ये जो एरिया है, ये वाले, उस एरिया के अंदर क्या देखी जाती है, लैक्रीमल या फिर टीयर ग्लैंड को यहाँ पे देखा जाता है। पहली ग्लैंड क्लियर है। अब देखो ये जो टीयर ग्लैंड है, यहां से दूसरा सवाल लिख रही हूं मैं, स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि का नाम बताओ। मानव शरीर की सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि का नाम बताओ। तो हमारा आंसर क्या आता है, यहाँ पे टीयर ग्लैंड हमारा आंसर आता है, अश्रु ग्रंथि। ये सवाल आप टीयर ग्लैंड से याद रखेंगे। एक सवाल और देख लेना कि हमारे जो टीयर होते हैं, हमारे जो आंसू होते हैं, इन आंसुओं में एक एंजाइम होता है, इसका नाम पूछा जाता है, और ये एंजाइम आपका सबका जाना पहचाना है, और उस एंजाइम का नाम होता है लाइसोजाइम एंजाइम। क्या नाम होता है, लाइसोजाइम एंजाइम। और ये लाइसोजाइम एंजाइम करता क्या है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, मान लो कि आंखों में भी चले गए हैं, आंखों में हमेशा नमी क्यों बनी रहती है, इसीलिए तो बनी रहती है कि बाहर से कोई डस्ट पार्टिकल्स चला गया हो, या फिर हो सकता है कि कुछ छोटे छोटे जीव हैं, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, जो भी छोटे छोटे जीव हैं, कीड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो हमारी आंख में चले जाए तो आंख उससे सिक्योर रहे। इसलिए बार बार आंख क्या करती है कि पुतलियां हैं वो झपकती भी है रेगुलर, और हमारी आंखों में नमी भी बनी रहती है, ताकि आंखों को क्या किया जा सके, इनसे सुरक्षित रखा जा सके। तो आंसुओं में जो एंजाइम, देखो ये एंजाइम ध्यान दे लेना, लार में भी पाया जाता है, आंसू में भी पाया जाता है, और पसीने में भी पाया जाता है, और इसका काम हर जगह एक ही होता है, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उन सबका भक्षण करना या फिर उनको नष्ट करना। ये किसका काम होता है, यहाँ पे लाइसोजाइम एंजाइम का काम होता है। तो फर्स्ट ग्लैंड हमारी कौन सी होगी, टीयर ग्लैंड, अश्रु ग्रंथि, जिसे आप बायोलॉजिकल लैंग्वेज में लैक्रीमल ग्लैंड के नाम से भी जान सकते हैं। इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ होती है, आईज, आंखों में ये पाई जाती है, और ये एक प्रकार की स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है
कौन सी ग्लैंड? टीयर ग्लैंड। अब अपन अगर लार्जेस्ट की बात करेंगे तो वो आगे आएगा, और आप सबको मैंने बता भी रखा है, तो आंसर के लिए तैयार रहना। स्मॉलेस्ट तो याद रख लेंगे। सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि आपसे पूछी जाए तो कौन सी होगी? अश्रु ग्रंथि, या फिर आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा? लैक्रिमल ग्लैंड। तो ये हमारी फर्स्ट हो गई बहिस्रावी ग्रंथि की बात हो गई। अब देखो भैया, कमेंट्स एकदम से चले गए अभी। अब देखो दूसरी जो हमारी ग्लैंड है, उस दूसरी ग्लैंड का नाम है स्वीट ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड, स्वीट नहीं बोलना, स्वीट का मतलब तो मीठा होता है, स्वीट ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो इसको हमने क्या बोल दिया? स्वीट ग्लैंड। और स्वीट ग्लैंड को आप क्या कहते हैं? पसीना ग्रंथि के नाम से इसको जाना जाता है। पसीना ग्रंथि इसको हम कह सकते हैं, स्वेट ग्लैंड इसे हम कह सकते हैं। जैसे ये जो स्वेट ग्लैंड है, देखो ये क्या बनाती है? पसीना बनाती है, स्वेट बनाती है। और इस पसीने में अभी बात कर ली है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। ये जो पसीना है ये हमारी बॉडी से बाहर सिक्रेट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो स्वेट ग्लैंड है ये भी एक किस प्रकार की ग्लैंड है? किस प्रकार की ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अब देखो इतना, अगर इसकी लोकेशन आपसे पूछी जाए, लोकेशन सबकी याद रखनी, ये तो सिंपल है लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। अगर मैं स्वेट ग्लैंड की लोकेशन की बात करूं तो हमारी जो स्किन है, कंप्लीट हमारी जो त्वचा है, त्वचा पर किसकी उपस्थिति देखी जाती है? स्वेट ग्लैंड की उपस्थिति देखी जाती है। लेकिन कुछ भाग हैं हमारी बॉडी के, जैसे हमारे लिप्स वाले भाग हैं, लिप्स पे कभी पसीना नहीं आता, देखा होगा सबने। हमारे लिप्स पे कभी पसीना नहीं आता क्योंकि लिप्स पे जो स्वेट ग्लैंड्स है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। इसलिए अब कईयों के क्या होता है कि जो ये वाला पार्ट है, हथेली वाला पार्ट है, उसमें पसीना बहुत आता है, तलवे वाला पार्ट है उसमें पसीना बहुत आता है, क्योंकि वो बॉडी की एक बहुत गर्मी होती है जो बाहर की तरफ बहुत से ऐसे आयंस या फिर कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनको बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी हो जाता है, और वो पसीने से बाहर निकलते हैं। लेकिन आपसे सवाल बन जाए कि सबसे ज्यादा पसीना ग्रंथियां, सबसे ज्यादा पसीना ग्रंथियां कहां पाई जाती है? सबसे ज्यादा जो स्वेट ग्लैंड्स है वो कहां पाई जाती है? जल्दी आंसर देंगे, आपसे सवाल है। आने के बाद पहला सवाल किया आज क्लास में मैंने। कहां गए आज आंसर देने वाले? पूजा मीना जी क्या बोल रहे हो? जल्दी आंसर दो। अरे शेयर नहीं किया गया आपने वीडियो को? कैसे बात करते हो आप? हाँ संजय सेन जी, गुड आफ्टरनून, आंसर दो। एंड सीमा सेनी, देखो आंसर, सबसे ज्यादा जो स्वेट ग्लैंड से पसीना ग्रंथियां हैं ये हमारे ललाट वाले भाग पे पाई जाती है। माथे वाला भाग भी बोल सकते हैं या फिर ललाट वाला भाग भी बोल सकते हैं। इस भाग पे सबसे ज्यादा पसीना ग्रंथियां देखी जाती है। परवीन सिंह राठौड़ जी, अच्छा थैंक यू। धीरज चौधरी जी, ठीक है माउथ पे होती है, लेकिन माउथ का कौन सा पार्ट होता है? ललाट वाले भाग पे सबसे ज्यादा पसीना ग्रंथियां पाई जाती है, जो क्या बनाती है? स्वेट्स बनाती है, पसीना बनाती है। क्लियर है इतना? तो हमने दो बहिस्रावी ग्रंथि पढ़ ली, एक टीयर ग्लैंड हो गई, काउंट कर दे जाना, और दूसरी कौन सी हो गई? हमारी स्वेट ग्लैंड हो गई। हमें 6 से 7 पढ़नी है टोटल। अब देखो थर्ड नंबर की तीसरी एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होगी? तो याद आ रहा होगा आप सबको कि हमारी जो तीसरी एक्सोक्राइन ग्लैंड है इसे हम कहेंगे सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, और सलाइवरी ग्लैंड आप सबने पढ़ रखी है डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसे हम क्या कह देते हैं? लार ग्रंथि के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो क्या बनाती है? स्लाइवा बनाती है। और इस स्लाइवा में कई प्रकार के क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो भोजन के पाचन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो यदि स्लाइवरी ग्लैंड की आपसे लोकेशन पूछ ली जाए कि स्लाइवरी ग्लैंड की स्थिति कहाँ होती है हमारी बॉडी में, तो आपका आंसर आना चाहिए मुख में। हमारे माउथ के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। ये स्लाइवरी ग्लैंड करती क्या है? स्लाइवा बनाती है, लार बनाती है, और ये स्लाइवा क्या करता है? हमारे भोजन को बोलस बना देता है। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में बात कर ली है, बोलस।
बोलस क्या होता है? जब भोजन में क्या मिला दी जाती है? लार मिला दी जाती है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? बोलस कह देते हैं। और ये जो सलाइवा है ये कई प्रकार के एंजाइम रखती है, और एंजाइम आप सबको पढ़ा रखा है मैंने। और वो एंजाइम क्या करते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट, माल्टोज, इन सब का क्या करते हैं? पाचन करते हैं। लगभग 70 से 80% जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन है वो कहाँ हो जाता है? मुख में ही हो जाता है। और मुख में कौन कर देती है? सलाइवा कर देती है, लार कर देती है। ठीक है जी। तो तीसरी हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी हो गई है? सलाइवरी ग्लैंड हो गई। यदि मैं 4th नंबर पे बात करूं कि चौथी एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी हो सकती है, तो यदि आप सबको पता है कि हम चौथे नंबर पे यहाँ किसकी बात करेंगे? लीवर की बात करेंगे। लीवर यानी कि कौन सी आ गई? यकृत आ गई। ठीक है। ये जो लीवर है, अभी हमने बात कर लिया, जो जूस बनाता है वो कौन सा जूस होता है? बाइल जूस होता है। अब इस बाइल जूस में एंजाइम तो नहीं पाए जाते, बाइल जूस में एंजाइम तो नहीं पाए जाते, लेकिन ये पाचन क्रिया में काम में आता है, पाचन करवाता है। और पाचन क्रिया में बाइल जूस क्या करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट काम क्या है बाइल जूस का? आप कमेंट बॉक्स में आंसर दो जल्दी से। ये बाइल जूस है, ये कोई एंजाइम नहीं रखता, लेकिन फिर भी डाइजेशन में भाग लेता है। बहुत बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो कौन करता है? ये बाइल जूस करता है। तो अगर ये लीवर जूस सिक्रेट कर रही है, हार्मोन नहीं बना रही, जूस सिक्रेट कर रही है, इसका मतलब लीवर भी एक कैसी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। नेक्स्ट सवाल यहां से आपसे पूछ लिया गया कि हमारी बॉडी की लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? हमारे शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड का नाम बताओ। तो भी आपका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे लीवर आएगा, यकृत आएगा। ये बात हम लीवर में कर चुके हैं, मैं फिर से पढ़ा रही हूं, मैं फिर से पढ़ा रही हूं आपको। ओम सिंह जी, भोजन को अम्लीय माध्यम को कम करना बाइल जूस का काम, और क्या करता है? सीमा सैनी जी, इमल्सिफिकेशन। हाँ ओम सिंह जी देख लिया मैंने, ठीक है आपका। संध्या यादव जी, अमलसीकरण, महेश कुमार जी, कुमावत जी, ठीक है, आज आंसर आपने सही दिया है। हाँ पंकज नेगी जी बिल्कुल सही है। हाँ राजीव कुमार जी, गुड आफ्टरनून। पूजा मीना जी, मैम यकृत की शेप कैसी होती है? पढ़ा नहीं आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पीछे जब पढ़ाया था तब? चलो ठीक है, उसका आंसर दे दिया है आपने, फिर भी मैं बता रही हूं कि बाइल जूस का मोस्ट इंपोर्टेंट काम क्या होता है? सबसे पहला तो भोजन के अम्लीय माध्यम को कम कर देता है, क्षारीय बना देता है। और अभी कई बच्चों ने एग्जांपल दिया है, क्या दिया है? आंसर दिया है कि बाइल जूस क्या करता है? फैट को फैटी एसिड में तोड़ता है, फैट को फैटी एसिड्स, वसा अम्लों में तोड़ देता है। और इस क्रिया को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा का पायशीकरण। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा का पायशीकरण किसको कहा जाता है? जब फैट किस में टूट जाता है? फैटी एसिड्स में। और ये काम कौन कर रहा होता है? बाइल जूस कर रहा होता है, पित्त से कर रहा होता है। तो लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड आपसे पूछी जाए, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि पूछी जाए, तो आपका आंसर क्या आएगा? लीवर आएगा, यकृत आएगा। और सबसे भारी ऑर्गन भी पूछ लिया जाए बॉडी का कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है हमारे शरीर का, तो भी आंसर क्या आएगा? लीवर आएगा, यकृत आएगा। ठीक है, अब देखो 4 एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारी हो चुकी है, हम जल्दी से इसको कर लेते, फिर एंडोक्राइन की बात करेंगे। नेक्स्ट देखो 5वें नंबर पे कौन सी हो सकती है? तो 5वें नंबर पे यदि हमारी बहिस्रावी ग्रंथि है तो उसका नाम होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, या फिर आप गैस्ट्रिक ग्लैंड को हिंदी में क्या कह सकते हैं? जठर ग्रंथि के नाम से इसको जाना जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, या फिर आप क्या कह देंगे? जठर ग्रंथि। सबसे पहले तो यदि मैं इसके लोकेशन की बात करूं, स्थिति की, कि जठर ग्रंथि कहां पाई जाती है, तो हमारे स्टमक में पाई जाती है।
हमारे स्टमक को आप क्या बोल सकते हैं? आमाशय बोल सकते हैं, या फिर आप क्या बोल सकते हैं? जठर बोल सकते हैं, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं? उदर बोल सकते हैं। ये सारे के सारे नाम किसके हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि जठर ग्रंथि के नाम है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जठर ग्रंथि पड़ा हुआ है सबका, कहां पाई जाती है? स्टमक, आमाशय में पाई जाती है। और आमाशय के अंदर ये क्या बना? आमाशय को आप क्या कह सकते हैं? जठर कह सकते हैं, या फिर आप उसे क्या कह सकते हैं? उदर कह सकते हैं। और यहाँ पे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है ये एक जूस बनाती है जिसे हम जठर रस कहते हैं। क्या कहते हैं? जठर रस, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हैं? गैस्ट्रिक जूस के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको क्या कह सकते हैं? जठर रस या फिर गैस्ट्रिक जूस के नाम से जाना जाता है, जिसमें कई प्रकार के क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। तो वो ग्लैंड्स जो या तो एंजाइम सिक्रेट करे या फिर गैस्ट्रिक या फिर कोई ना कोई जूस सिक्रेट करे, उसे ही हम क्या कह रहे हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड कह रहे हैं। मतलब हमारे स्टमक आमाशय में पाई जाने वाली गैस्ट्रिक ग्लैंड जठर ग्रंथि भी वही स्रावी ग्रंथि है जो गैस्ट्रिक जूस जठर रस बनाती है, जिसमें कई प्रकार के क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स पाए जाते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स, दीपक जी इंटरनल ऑर्गन्स की बात करेंगे तो लीवर ही होगी। स्किन एक्सटर्नल में आएगी, स्किन अंदर का भाग थोड़ी है हमारी बॉडी का। एक्सटर्नल में पूछेगा सबसे बड़ा तो आप स्किन, त्वचा ही बताएंगे, सिंपल सी बात है। और इंटरनल में पूछेगा तो आप लीवर बताएंगे। मैं इंटरनल की बात कर रही हूं, एक्सटर्नल की बात नहीं कर रही यहां पे। चलो ठीक है, इतना। 5वें नंबर पे जो हमारी बहिस्रावी ग्रंथि है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड है। जठर ग्रंथि लोकेशन स्टमक, आमाशय, जठर या उदर के नाम से जाना जाता है। और ये जठर रस या फिर गैस्ट्रिक जूस बनाती है जिसमें क्या पाया जाता है? एंजाइम्स पाए जाते हैं। चलो आगे। अब 6वें नंबर पे कौन सी बच गई? ये पढ़ ली हमने कि कौन सी ग्लैंड और है जिसे हम बहिस्रावी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो मैमेलरी ग्लैंड के नाम से सुना होगा आपने, लास्ट में मैं लिख देती हूं, मैमेलरी ग्लैंड, या फिर इनको कहा जाता है स्तन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियां, देखो ये जो मैमेलरी ग्लैंड है, स्तन ग्रंथियां है, ये मिल्क बनाती है, दूध बनाती है। मिल्क, दूध बनाती है जब बच्चे का जन्म होता है उस टाइम पे। और ये मैमेलरी ग्लैंड ओनली किस में देखी जाती है? फीमेल्स में देखी जाती है, महिलाओं में देखी जाती है। और इसके लोकेशन की बात करेगा तो आप लोकेशन में क्या लिख देंगे? चेस्ट। जो फीमेल्स का चेस्ट वाला भाग है वहां पर मैमेलरी ग्लैंड या फिर स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति देखी जाती है, जो मिल्क बनाती है। और किसमें पाई जाती है? केवल फीमेल्स में पाई जाती है। और फीमेल्स में ये चेस्ट वाले भाग में उपस्थित होती है। ये 6वें नंबर पे हो गई हमारी मैमेलरी ग्लैंड। मोस्टली क्या होता है, बुक्स में आपको ये ग्लैंड देखने को नहीं मिलती, इसलिए वहां पे नंबर केवल 6 रह जाता है। यहाँ पे यदि हम 7वें नंबर की बात करें तो 7वें नंबर पे हमारी एक ग्रंथि रह जाती है जिसे कहा जाता है पैनक्रियाज या फिर अग्नाशय ग्रंथि। पैनक्रियाज या फिर अग्नाशय ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि मैडम अग्नाशय ग्रंथि को कहां घुसा रहे हो, ये तो मिश्रित ग्रंथि है। अब ये मिश्रित ग्रंथि है ना, तो मिश्रित में ये अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है। तो हम बहिस्रावी में इसको लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे, क्योंकि अग्नाशय ग्रंथि क्या बनाती है? अग्नाशय रस बनाती है। अग्नाशय ग्रंथि क्या बनाती है? अग्नाशय रस बनाती है। और इस अग्नाशय रस में सबसे ज्यादा एंजाइम पाए जाते हैं। मेरा सवाल आपसे पूछा हुआ है कि बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम का ऐसा कौन सा रस है जिसमें सबसे ज्यादा एंजाइम्स की उपस्थिति देखी जाती है? तो आपका आंसर क्या आएगा जी? अग्नाशय रस, पैनक्रियाटिक जूस। और पूर्ण पाचक रस, सवाल बन जाए कि पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? पूर्ण पाचक रस जो लास्ट में कंप्लीट डाइजेशन करवाएगा, पूर्ण पाचन करवाएगा, उसे भी हम अग्नाशय रस कहते हैं। तो जब अग्नाशय ग्रंथि जूस बना रही है और साथ में एंजाइम भी बना रही है, इसका मतलब अग्नाशय ग्रंथि भी कैसी है? बहिस्रावी ग्रंथि है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि कई जगह 6 देखने को मिलते हैं, लेकिन हम मोस्टली 7 बहिस्रावी ग्रंथियों की क्या करते हैं? बात करते हैं।
मेरे साथ रिवाइज करो एक बार। सबसे पहले हमने क्या पढ़ी, टीयर ग्लैंड, जिसको हम लैक्रिमल ग्लैंड भी कहते हैं, जो सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि है। क्लियर है? उसके बाद हमने क्या पढ़ा, टीयर ग्लैंड के बाद में पसीना ग्रंथियां, ठीक है, जो पसीने के रूप में पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालती है। सबसे ज्यादा पसीना ग्रंथियां हमारे ललाट वाले, इस वाले पार्ट पे उपस्थित होती है, फिर फेस वाले पार्ट में पाई जाती है। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, इसके बाद में स्लाइवरी ग्लैंड पड़ी, लार ग्रंथियां जो मुख में पाई जाती है, जो क्या बनाती है, लार बनाती है। तो एक जूसी तो बना रही है, तो वो भी कैसी है, बहिस्रावी। फिर हमने यकृत पढ़ा, यकृत के बाद में हमने क्या पढ़ा, स्तन ग्रंथियां पढ़ी, और उसके बाद में हमने क्या पढ़ी, अग्नाशय ग्रंथियां पढ़ी। तो ये सारी की सारी जो ग्रंथियां हैं वो क्या बनाती है, रस बनाती है, एंजाइम्स बनाती है, इसलिए इनको हम बहिस्रावी ग्रंथियों के नाम से जानते हैं। तो अंतःस्रावी तंत्र पढ़ाने से पहले बहिस्रावी ग्लैंड्स पढ़ाना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर ऑप्शन में 6 और 7 दोनों हो तो आपको 7 ही टिक करके आना है, क्योंकि एक्चुअल में हमारी बॉडी में जो बहिस्रावी ग्रंथि है वो 7 ही प्रेजेंट है। क्लियर है क्या इतना? प्रदीप जी, लैंगरहैंस, ये मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा दिया। अब लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पैनक्रियाज में पाई जाती है, अल्फा बीटा सेल्स जो हार्मोन्स बनाती है, और अभी बात कर लेंगे हम। क्लियर है इतना? हाँ, पैनक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड है, तो दोनों में पढ़ेंगे इसको। क्लियर है इतना सबका? अरे महेश कुमावत जी रुको तो सही, थाइमस ग्लैंड, अभी तो एंडोक्राइन की तो बात करेंगे। गोनेट्स एक्सोक्राइन ग्लैंड कब हो गई ब्रह्मोस जी? गोनेट्स तो एंडोक्राइन में आएगी, जो हार्मोन बनाती है। शिव प्रसाद, मिल्क दूध कैसे बनता है, करेंगे बात जब गोनेट्स में हार्मोन्स पढ़ेंगे। ब्रह्मोस जी, गोनेट्स एंडोक्राइन ग्लैंड है। विक्की जी क्या लिख रहे हो, अंतःस्रावी लिटिल ग्लैंड, स्मॉलेस्ट लिखा करो, लिटिल यूज नहीं कर सकते अपन, थोड़ा इंप्रूव योर इंग्लिश। हम लिटिल नहीं लिख सकते यहाँ पे। चलो ठीक है, क्लियर है सबका? अब हम मेन बात करते हैं हमारे अंतःस्रावी तंत्र की, और अंतःस्रावी तंत्र में हम यहां बात करेंगे हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों की। ठीक है, तो हमारी जितनी ये जो अंतःस्रावी तंत्र है, इसको बनाने के लिए किसकी उपस्थिति होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स उपस्थित होती है, और इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को अब क्या कहते हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां। नलिका विहीन ग्रंथियों के नाम से जाना जाता है। और नलिका विहीन ग्रंथियां क्या बनाती है, हार्मोन्स बनाती, हार्मोन्स बनाती है। स्टेरॉइड के नाम से भी इनको जाना जाता है। जैसे एक एग्जांपल दूं, आपने मार्केट में सुना होगा कि स्टेरॉइड की टैबलेट चाहिए हमें, ऐसे कोई मांगता है स्टेरॉइड की टैबलेट, तो आप वहां समझ जाना कि किसी ना किसी हार्मोन्स की बात की जा रही है। स्टेरॉइड्स का मतलब क्या होता है, हार्मोन्स। जैसे आपने देखा होगा कि प्रिकॉशंस के लिए जो टैबलेट्स दी जाती है या ली जाती है, जो टैबलेट्स है, जैसे कि सहेली का नाम आपने सुना होगा, या फिर कुछ टैबलेट्स और भी आती है, वो जो सारी टैबलेट्स है ना, वो हार्मोन ही होती है एक। ठीक है, और हार्मोन्स को उस पे लिखा होता है स्टेरॉइड, और वहां समझ जाना कि स्टेरॉइड का मीन्स क्या होता है, हार्मोन्स की ही बात की जा रही है। ऐसे रासायनिक पदार्थ है हार्मोन्स, जिनको स्टेरॉइड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये हार्मोन्स को अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करती है, सीधा कहां छोड़ सकती है, ब्लड में छोड़ सकती है, रक्त में छोड़ सकती है। अब देखो, यदि हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की मैं संख्या की बात करूं तो ये संख्या में कितनी पाई जाती है, 9 पाई जाती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड संख्या में कितनी पाई जाती है, 6, या फिर आप कितनी कहेंगे, 7 कहेंगे। लेकिन हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जो पूरा का पूरा अंतःस्रावी एंडोक्राइन सिस्टम बनाएगी, उनकी संख्या कितनी होती है जी, 9 होती है इनकी संख्या। तो आपको क्या करना है, इनकी संख्याओं को भी याद रखना है। संख्या में कितनी पाई जाती है, 9 पाई जाती है। अब आपको इन 9 का नाम भी याद होना चाहिए, इनके हार्मोन्स याद होने चाहिए, इनकी लोकेशन याद होनी चाहिए, इनकी कमी और अधिकता से होने वाले बॉडी के डिसऑर्डर भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि सवाल यही से बनता है। ठीक है, तो तैयार रहो इस चीज के लिए। इन 9 की ही बात हम करने वाले हैं। एक बार मैं मिटा देती हूं यहां से।
देखो सबसे पहले हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स में यदि मैं पहला नाम लिखती हूं तो मैंने फर्स्ट नाम यहां पे लिख दिया हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। अब आप कहोगे कि मैडम हाइपोथैलेमस तो ब्रेन का भाग है, पता है सबको। हाइपोथैलेमस किसका भाग है? मस्तिष्क का भाग है। अब कहोगे कि मैडम हाइपोथैलेमस आप कहां से ले आए? जी हाइपोथैलेमस ब्रेन के भाग के साथ साथ ये किसका काम करती है? एक अंतःस्रावी ग्लैंड का भी काम करती है, क्योंकि ये क्या बनाती है? हार्मोन बनाती है। ठीक है, तो ये जो हाइपोथैलेमस है इसकी उपस्थिति हम किस में देखेंगे? ब्रेन में देखेंगे। ब्रेन यानी कि कहां पाया जाता है? हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। इसके बाद में जो दूसरा भाग है, हाइपोथैलेमस के अलावा जो दूसरी ग्रंथि है इसे हम कहते हैं पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हिंदी में क्या कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, जो मटर के दाने के समान 0.6 ग्राम की होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर की यदि हम बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं? पीनियल ग्लैंड। पीनियल बॉडी ग्लैंड के नाम से इसको जाना जाता है, पीनियल बॉडी ग्लैंड, और इसको कह सकते हैं हम पीनियल काय ग्रंथि। पीनियल काय ग्रंथि के नाम से इसको बोला जा सकता है। सुना होगा मनुष्य की तीसरी आंख, थर्ड आई ऑफ ह्यूमन। मनुष्य की तीसरी आंख किसको कहा जाता है? पीनियल ग्लैंड को, जो हमारे फोर ब्रेन ये वाला भाग है, इस फोर ब्रेन वाले भाग में ये पाई जाती है। ठीक है, पीनियल ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड, जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक या फिर मनुष्य की तीसरी आंख के रूप में भी जानते हैं। याद रख लेना, थर्ड आई ऑफ ह्यूमन, मनुष्य की तीसरी आंख किसे कहेंगे? आप पीनियल ग्रंथि को कहेंगे। इसके बाद में चौथे नंबर पे पहली हाइपोथैलेमस, दूसरी पिट्यूटरी, चौथी होगी पीनियल ग्लैंड। ये तीनों की तीनों जो ग्रंथि है ये हमारे ब्रेन में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। अब सवाल क्या बन जाएगा कि कौन से भाग में, आप आंसर देंगे, देखिए कौन से भाग में सबसे ज्यादा एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती है। हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें सबसे ज्यादा अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है? उस ऑर्गन का नाम आपको बताना है या फिर उस बॉडी पार्ट्स का नाम बताना है। बीएससी मस्तिष्क, दीपक यादव जी माइंड, सुभाष चौधरी जी हेड में, मौसम तो खराब हो ही रहा है, ये बात सही है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। शिव प्रसाद जी सही है, अश्विनी जी सही है, आपका सबका ठीक है। सोचने वाली चीज ही कहाँ थी यहाँ पे। तो सबसे बॉडी का हमारा जो ब्रेन मस्तिष्क वाला भाग है इसमें सबसे ज्यादा अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती है। और कितनी पाई जाती है? 3, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल। पीनियल का नाम याद रख लेना, थर्ड आई ऑफ ह्यूमन के नाम से भी इसको जाना जाता है। सुनील योगी जी रुक जाओ, रमेश योगी जी रुक जाओ, देख लिया मैंने। ठीक है, तो 3 के नाम हमने लिख लिए, हमें 9 लिखनी है टोटल। इसके बाद में देखो चौथा भाग कौन सा आता है? हमारा ये वाला भाग, गले वाला भाग, और गले को कहा जाता है थोरैक्स। गले वाले भाग को क्या कहा जाता है? थोरैक्स भाग कहा जाता है। तो थोरैक्स भाग में सबसे पहली को हमने 3 लिख ली है ना। चौथे नंबर की यदि हम बात करें तो चौथी ग्रंथि होती है हमारी थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, और इसको हिंदी में देखो औटू ग्रंथि भी कह सकते हैं। हिंदी नाम कुछ ऐसा ही है लेकिन कई बार देखने को मिल जाता है, तो आपको याद रखना है थायराइड ग्रंथि या फिर औटू ग्रंथि। इसके बाद में जो 5वें नंबर पे इस थायराइड के ऊपर ही पाई जाती है, इसीलिए इसको कहा जाता है पैराथायराइड ग्रंथि। क्या कहा जाता है? पैराथायराइड ग्रंथि। यानी कि यदि हमारे गले में थायराइड ग्रंथि उपस्थित है तो जस्ट उसके ऊपर किसकी उपस्थिति होगी? पैराथायराइड की। इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं? परावटू। किस नाम से याद रखेंगे आप?
प्राउटू ग्रंथि के नाम से इसको याद रखेंगे। तो इन दोनों की उपस्थिति कहाँ होती है? हमारे गले या फिर थोरैक्स वाले भाग में। हमारे गले में या थोरैक्स वाले भाग में किसकी उपस्थिति देखी जाती है? थायराइड ग्रंथि या फिर पैराथायराइड ग्रंथि की उपस्थिति देखी जाती है। इसके बाद में आ जाओ, 6वें नंबर पे हम किसको लिखेंगे? हमारा जो चेस्ट वाला भाग है, उस चेस्ट वाले भाग में ग्रंथि पाई जाती है और उससे बहुत अच्छा सवाल बनता है। उस ग्रंथि को कहा जाता है थाइमस ग्रंथि। सबने सुना होगा, थाइमस ग्रंथि के नाम से इसको बोला जाता है। इसकी उपस्थिति कहाँ होती है? हमारे चेस्ट में। हमारी जो चेस्ट वाला भाग है, छाती वाला भाग है, उसके अंदर किसकी उपस्थिति होती है? थाइमस की। अब थाइमस से जो वो अच्छे वाला सवाल बनने वाला था वो क्या था? देखो, ये जो थाइमस ग्लैंड है, ये उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होती जाती है? गायब होती जाती है। डिसएपियर या फिर गायब होती जाती है जब उम्र बढ़ती जाती है, उसके साथ साथ थाइमस ग्रंथि। तो सवाल क्या बनता है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ डिसएपियर होते होते एक धागे नुमा संरचना में बच जाती है? एक धागे नुमा संरचना में बच जाती है, उसे हम क्या कहते थे? थाइमस ग्रंथि। तो थाइमस ग्रंथि का सवाल जरूर याद रखेंगे। एक ऐसी ग्रंथि जो उम्र बढ़ने के साथ साथ डिसएपियर, गायब होती जाती है और पाई कहां जाती है? हमारा चेस्ट, स्टर्नम सुना है ना? स्टर्नम वाला भाग आपने देखा होगा, एक बोन है हमारी स्टर्नम हड्डी। जब हम कंकाल तंत्र पढ़ेंगे वहां पे मैं समझाऊंगी कि स्टर्नम कहां पाई जाती है। उस स्टर्नम के जस्ट पास में पाई जाती है थाइमस ग्रंथि, जो उम्र बढ़ने के साथ साथ गायब होती जाती। इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र में काम आती है। यही रीजन है कि जो बूढ़े व्यक्ति हो जाते हैं उनका प्रतिरक्षा तंत्र धीरे धीरे क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। क्लियर करना इस चीज को, ठीक है? ये हो गई 6। इसके बाद में यदि अपन 7 नंबर पे बात करें कि और कौन सी ग्रंथि हो सकती है, तो ये हो गई हमारी, यहाँ पे एक ग्रंथि और है जिसका नाम है एड्रीनल। क्या कहेंगे हम? एड्रीनल ग्रंथि के नाम से इसको जाना जाता है। और ये एड्रीनल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मैंने किडनी की स्ट्रक्चर बनाई थी तो इस तरीके से यहाँ पे केप नुमा संरचना बनाई होगी और लिखा भी था कि इस ग्रंथि को एड्रीनल ग्रंथि कहा जाता है, या फिर आप इसको हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि नाम से भी जान सकते हो। एड्रीनल ग्रंथि या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से भी जान सकते हैं। कहाँ पाई जाती है? किडनी के, दोनों किडनी के ऊपर पाई जाती है। तो संख्या में कितनी हो गई? 2 हो गई। एड्रीनल ग्रंथि को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। एड्रीनल ग्रंथि या फिर अधिवृक्क ग्रंथि कहां पाई जाती है? हमारी दोनों किडनियों के ऊपर। तो इनकी संख्या में कितनी हो जाती है? 2। लास्ट में देखो 8वें और 9वें नंबर पे यदि हम बात करें तो लास्ट में हमारी जो ग्लैंड्स आती है उनको कहा जाता है गोनेड्स। क्या कहा जाता है? गोनेड्स। जैसे महिलाओं में तो क्या होता है? अंडाशय, ओवेरी, और पुरुष में क्या होता है? वृषण। ये भी एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है जो क्या छोड़ती है? हॉर्मोन्स छोड़ती है। बहुत से अलग अलग प्रकार के हॉर्मोन्स छोड़ते हैं जो प्यूबर्टी फेज समझते होंगे, किशोरा अवस्था, इसमें बहुत से चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी फेज में लड़के और लड़कियों में। तो उनके लिए जिम्मेदार होते हैं हमारे गोनेड्स, और गोनेड्स से स्रावित होने वाले हॉर्मोन्स। तो क्लियर कर लेना, लास्ट के अंदर एक अंडाशय आता है जिसे हम ओवेरी कहते हैं, और पुरुषों में क्या पाया जाता है? गोनेड्स ग्लैंड के रूप में वृषण पाया जाता है, जो दोनों ही मिलके ये नर हार्मोन्स बनाता है, ये महिला हार्मोन्स बनाता है, फीमेल्स हार्मोन, और दोनों प्यूबर्टी फेज यानी किशोरा अवस्था को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ये नाम है हमारी सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के। ध्यान से देख लो, सबसे पहले हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद में पीनियल ग्लैंड पढ़ा, पीनियल ग्लैंड के बाद में हमने थायराइड पढ़ा, पैराथायराइड पढ़ा, और उसके बाद में पैराथायराइड के बाद में आपने किसको पढ़ लिया? एड्रीनल को पढ़ लिया, थाइमस को पढ़ लिया, गोनेड्स पढ़ लिए, और एक साथ में आपकी पैनक्रियाज और रह जाती है, अग्नाशय एक रह गई बीच में, जिसे हम अग्नाशय भी कह देते हैं, पैनक्रियाज, क्योंकि अग्नाशय ग्रंथि भी क्या बनाती है? हॉर्मोन्स बनाती है, जिसमें हमने देखा था कि अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल अलग अलग प्रकार के हॉर्मोन्स बनाती है। तो इस तरीके से 9 हमारी क्या हो गई? अंतःस्रावी ग्रंथियां, और 7 हमारी क्या हो गई? बहिस्रावी ग्रंथियां। आपको ऑन टिप्स होना चाहिए। मैं कभी भी क्लास में किसी भी स्टूडेंट का नाम लेके, आप ऑनलाइन बैठे हो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे आपके नाम और पता नहीं चलते, ठीक है? किसी भी स्टूडेंट का नाम लेके मैं सारे नाम एक साथ कमेंट में लिखवा सकती हूँ कभी भी, तो याद रख लेना ऑन टिप्स करके,
सारी जो ग्लैंड्स है, सारी की सारी अंतःस्रावी नोक का कंप्लीट नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद में सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी, और सारी की सारी बहिस्रावी ग्रंथि भी आपको याद होनी चाहिए। मैं पूछूंगी अभी लास्ट में, देखिए कौन सा स्टूडेंट ऐसा होगा जो सबसे जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में सारी की सारी ग्लैंड्स लिख के बताएगा। पूछूंगी, मैं जरूर पूछूंगी आपसे। चलो अब आगे चल लेते हैं, क्योंकि कुछ एक निठल्ले भी बैठे हैं। लाइक एंड शेयर तो आप करते ही नहीं है, करना ही नहीं है आपको, बिल्कुल नहीं करना। जब तक मैम आपके सामने बोलेगी नहीं बार बार में कि लाइक एंड शेयर करो, लाइक एंड शेयर करो, तब तक तुम नहीं करना, बिल्कुल मत करना। कुछ हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। अब यहां पे देखो 2 सवाल और बन सकते हैं। हाँ संजय सेन जी ले रही हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां से 2 सवाल और बन गए आपके। सबसे पहला बन गया लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, जैसे एक्सोक्राइन का बना है वैसे इनका बनेगा। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। और दूसरा सवाल बनेगा स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। और यहां से एक सवाल और बन जाता है सेकंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि 2 ग्लैंड होती है, लगभग एक जैसी दिखाई देती है, लेकिन एक थोड़ी सी बड़ी होती है। तो देखो यदि हम बात करें लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की कि सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो आपका आंसर आना चाहिए थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि की सवाल ऐसे भी बन सकता है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहां पाई जाती है, नाम ना पूछ के, नाम तो पूछेगा नहीं, नाम ना पूछ के आपसे क्या पूछ लिया गया, कहां पाई जाती है। तो पहले कम से कम ये तो पता होना चाहिए ग्रंथि कौन सी है। तो कौन सी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि। कहां पाई जाती है, हमारे थोरैक्स या फिर गले वाले भाग में पाई जाती है। स्मॉलेस्ट की बात करें तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटी ग्रंथि है, तो इसका नाम आप याद रखेंगे पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड। और सेकंड स्मॉलेस्ट की बात करें, दूसरी छोटी ग्रंथि की बात करें, तो ये होती है हमारी पीयूष ग्रंथि, या फिर आप क्या बोल सकते हैं इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन एक बात मेरी सुन लो, बात क्या है कि देखो आपको ऑप्शन में पीनियल ग्रंथि बहुत कम मिलता ही नहीं है। आपको ये आएगा कि सबसे छोटे अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो पीनियल नहीं मिलेगी, तब तक आपको आंसर क्या देना है, पीयूष ग्रंथि देना है। लेकिन मान लो ऑप्शन में पीनियल और पीयूष दोनों आ गया, तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, पीनियल। और सेकंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है जी, पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। ये 2 सवाल और यहां से बनने वाले थे, देख लेना, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लेना जल्दी से। मुकेश यादव जी हिंदी में सबसे बड़ी अंतःस्रावी, एंडोक्राइन को क्या बोलेंगे, अंतःस्रावी, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, आंसर आएगा थायराइड ग्रंथि, ठीक है। फिर सबसे स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, आपका आंसर क्या आएगा, पीनियल। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, पीनियल। उसके बाद दूसरी स्मॉलेस्ट, दूसरी छोटी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। क्लियर है इतना, अब तो समझ में आ गया हिंदी में। गणेश जी मैडम फिर से समझा दीजिएगा, समझा तो दिया। लक्ष्मी यादव जी मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। ओके बीएस जी, ओके। अंकित कुमार प्रजापति जी, मैम हाई लेवल पढ़ाओ यार, शुरुआत तो करने दो मेरे को, कैसी बात कर रहे हो तुम। जब नींव नहीं रखी जाएगी तो क्या तुम बिल्डिंग खड़ा कर सकते हो। तो मैं एक बार कम से कम इसको स्टार्ट तो करूं। चलो आगे। अब हम फर्स्ट नंबर पे बात करने वाले हैं हाइपोथैलेमस की। पहले नंबर पे
तो आप पहली ग्रंथि की हेडिंग लिख लेना हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड। कुछ की पॉइंट्स है, वैज्ञानिकों के नाम है, हार्मोन किसने खोजा, एंडोक्राइन सिस्टम के जनक थॉमस एडिसन वो कौन है, इन सब की बात हम की पॉइंट्स में करेंगे बाद में। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड की बात कर रहे हैं। हाइपोथैलेमस ग्लैंड, तो सबसे पहले तो देखो कि ये हाइपोथैलेमस एज ए ब्रेन भी काम करता है, एज ए ब्रेन पार्ट, एज ए ब्रेन, एज ए मस्तिष्क के भाग की तरह भी कौन काम करता है, हाइपोथैलेमस काम करता है। ठीक है, अब किस तरीके से काम करता है, देखो हमारा जो हाइपोथैलेमस है, पहले तो कुछ की पॉइंट्स इसका यही लिख देती हूं। आपसे सवाल बन सकता है सुपर मास्टर ग्लैंड, सुपर मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है, तो आपका आंसर आना चाहिए सुपर मास्टर ग्लैंड के रूप में हम किसको जानते हैं, हाइपोथैलेमस को। ठीक है, अब चलेगा लेवल से। ठीक है, सुपर मास्टर ग्लैंड हम किसको कहेंगे, हाइपोथैलेमस को, या फिर आपको मिल सकता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से किसको जाना जाता है, हाइपोथैलेमस को जाना जा सकता है। क्यों जाना जा सकता है, कारण क्या है, क्योंकि हम जो मास्टर ग्लैंड है, हम मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। लेकिन अब पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड क्यों कह रहे हैं, जैसे मान लो क्लास में बच्चे बैठे हैं, जैसे आप ही बैठे हो, आपको कंट्रोल कौन करेगा, टीचर करेगा, कोई भी टीचर, मैं हूं और कोई टीचर है, आपको कंट्रोल टीचर कर रहा है, लेकिन टीचर को कंट्रोल कौन करेगा, कोई ना कोई मैनेजमेंट का पर्सन करेगा। मतलब मैं यदि स्टूडेंट की मास्टर हूं तो मेरे जो मास्टर ऑफ मास्टर है वो कौन होगा, कोई ना कोई मैनेजमेंट जो होनर है उसकी बात हम करेंगे। तो हो गया क्या कि पीयूष ग्रंथि क्या करती है कि सभी ग्रंथियों को कंट्रोल कर सकती है, तो इसको मास्टर ग्लैंड कह दिया। लेकिन इस मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल कौन कर सकती है, हाइपोथैलेमस कर सकती है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी इसको जान सकते हैं। नेक्स्ट देखो, ये दोनों चीजें आप याद रख लेना, सुपर मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, हाइपोथैलेमस, या फिर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी हम किसको जानते हैं, हाइपोथैलेमस को जानते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि एज ए ब्रेन यानी कि मस्तिष्क के रूप में हाइपोथैलेमस क्या कर सकती है। तो सबसे पहले तो देखो कि हमें जो भूख लगती है और जो प्यास लगती है, यानी भूख और प्यास का केंद्र, भूख और प्यास का जो केंद्र है वो कौन सा भाग होता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हमें भूख लगे, प्यास लगे, ये सारे के सारे जो काम हो रहे हैं इनका जो नियंत्रक होता है, नींद का नियंत्रक, नींद में तो पीनियल ग्रंथि का मेलेटोनिन हार्मोन ज्यादा उत्तरदायी होता है, ओम सिंह जी। तो भूख और प्यास का जो केंद्र होता है ये कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस। इसके अलावा जो हमारी बॉडी में हमें पेन यानी जो दर्द होता है, जैसे होता है ना कई बार हेडेक, सिर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, बैक पेन हो गया, ठीक है, तो जो जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, हो सकता है वहां तो यूरिक एसिड भी जमा हो गया हो, तो जो पेन है, जो दर्द का कारण है, वो जो दर्द हमें फील हो रहा है वो भी किसके कारण होता है, हाइपोथैलेमस के कारण होता है। सवाल आपके सामने पता है क्या बनेगा कि अगर मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस वाला भाग निकाल दिया जाए तो बताओ कौन सी क्रियाएं प्रभावित होगी। तो सबसे पहले तो आपको क्रियाएं ध्यान में रखनी है, भूख और प्यास का केंद्र है, और साथ में पेन यानी कि दर्द जो फील होता है वो भी किसके कारण होता है, हाइपोथैलेमस के कारण। इसके अलावा हमारे जितने भी इमोशंस हैं, हमें जो किसी को देख के जो इमोशन आते हैं, इमोशनल हो जाते हैं हम, ठीक है, इमोशन या फिर हमारी जो फीलिंग्स होती है, हमारी जो फीलिंग्स होती है, जो इमोशंस होते हैं, ये सब भी किसके कंट्रोल में होते हैं, हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में। इमोशन कुछ भी हो सकता है, आप किसी के प्रति लव भी दिखा सकते हो, तो किसी के प्रति आप हेट भी कर सकते हो, किसी से आप गुस्सा भी हो सकते हो, किसी के प्रति आपको ईर्ष्या भी आ सकती है, किसी के प्रति आपको प्रेम भावना भी आ सकती है। हिंदी में बताओ, हिंदी में ये है भूख प्यास का केंद्र, दर्द का केंद्र, इमोशंस, फीलिंग्स, भावनाएं। हमारी भावनाएं क्या हो सकती है भाई, किसी के प्रति आपको गुस्सा हो सकता है, किसी से आप ईर्ष्या कर सकते हैं, किसी के प्रति देख के आपको इमोशनली एक प्रेम भावना प्रकट हो जाती है, ठीक है। तो ये सब जो क्रियाएं हैं, इन सब का कंट्रोलर कौन होता है, हाइपोथैलेमस। इसके अलावा हमारी जो हॉबीज है, हॉबीज समझ रहे हैं, जैसे मान लो आज तो खेलने का मन कर रहा है, यार खेल लेते हैं,
ठीक है, आज तो यार ये करने का मन कर रहा है, आज तो मूवी देखने का मन कर रहा है। हमारी जो हॉबीज है, अलग अलग हॉबी तो समझ गए, हमारी जो हॉबीज हैं, इन हॉबीज के को भी कौन रेगुलेट कर रहा होता है? हाइपोथैलेमस एज ए ब्रेन रेगुलेट कर रहा होता है। ठीक है, एज ए ब्रेन रेगुलेट कर रहा होता है। तो याद रख लेना, हाइपोथैलेमस एज ए ब्रेन भूख प्यास का केंद्र होता है। भूख और प्यास लग रही है, कारण कौन सा माइंड एक्टिव है? हाइपोथैलेमस। पेन, दर्द हो रहा है। इसके अलावा जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, किसी के लिए हेट हो सकता है, किसी के लिए लव हो सकता है, किसी के लिए जो भी है गुस्सा हो सकता है, इन सब के बारे में। और उसके अलावा हमारी जो हॉबीज है, अलग अलग हॉबीज है, आदत है हमारी अलग अलग, कि यार आज तो ये करने का मन कर रहा है, आज तो देखो मौसम बारिश हो रखी है तो ये खाने का मन कर रहा है। तो जो हॉबीज अलग अलग हमें आती है पर डे या फिर जो भी है, तो उसको अपन कंट्रोल कर रहा होता है हमारा कौन सा भाग? हाइपोथैलेमस वाला भाग कर रहा होता है। ठीक है, अब ये एज ए ग्लैंड कैसे काम करता है? स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लो। हाँ परवीन सिंह जी, आदत है। ये कौन है भाई? कौन बोल रहा है ज्यादा? पढ़ने देना बच्चों को। हाँ संजय जी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन लिख रहा है पूजा 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 के नाम से? कहां से हो तुम, कौन हो? सवाल के जवाब तुम्हें देने नहीं है, काम की बात तुम्हें करनी नहीं है। एग्जाम अभी आने वाली है, सबकी होंगी तो सही कभी तो। अब देखो एज ये ग्लैंड क्या करता है, ये हाइपोथैलेमस जब ग्रंथि के रूप में, हम ग्लैंड के थ्रू बात कर रहे हैं कि यदि एज ए ग्लैंड है तो ये कौन सा हार्मोन है वो सिक्रेट करता है, और ये हार्मोन है वो काम क्या करता है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस के द्वारा सिक्रेट किया जाता है? तो हाइपोथैलेमस जो हार्मोन सिक्रेट करता है इसको बोला जाता है TRH हार्मोन। TRH हार्मोन के नाम से इसको जाना जाता है। इसको बोलते हैं थायरोट्रोपिक हार्मोन। थायरोट्रोपिक हार्मोन के नाम से इसको जाना जाता है। ये हार्मोन कौन सिक्रेट करता है? TRH। TRH कौन सिक्रेट कर रहा है? हाइपोथैलेमस एज ए ग्लैंड। जब ये ग्रंथि के रूप में है तो ये TRH हार्मोन, थायरोट्रोपिक हार्मोन, ये क्या कर रहा है? सिक्रेट कर रहा है। अब ये TRH हार्मोन करता क्या है? ये हार्मोन क्या करता है? हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, हमारी बॉडी का जो बॉडी टेम्परेचर है, इस बॉडी टेम्परेचर को क्या कर रहा होता है? कंट्रोल कर रहा होता है, नियंत्रित कर रहा होता है। यानी हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसीलिए हाइपोथैलेमस को हमारे शरीर का ताप केंद्र भी कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि टेम्परेचर कंट्रोलर सेंटर कौन सी ग्लैंड कहलाती है या फिर मस्तिष्क का कौन सा भाग कहलाता है, तो आंसर क्या आता है? हाइपोथैलेमस आता है। हाइपोथैलेमस एज ए ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसे हम TRH, थायरोट्रोपिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। हार्मोन करता क्या है? हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इस बॉडी टेम्परेचर को क्या कर रहा होता है? कंट्रोल कर रहा होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हम ताप केंद्र बोलते हैं। क्लियर है इतना? चलो आगे। ये बात थी हम हाइपोथैलेमस के बारे में। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, ताप केंद्र, इमोशंस, फीलिंग्स, हॉबीज, इन सबको कंट्रोल कर रहा होता है एज ए ब्रेन, मस्तिष्क के भाग की तरह।